दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 29 दिसंबर 2023 को भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत उल्फा संगठन अपने सशस्त्र शिविरों को खाली करने, साथ ही भारत की शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने और देश की अखंडता को बनाए रखने पर सहमत हुआ। क्या है ये समझौता और किस प्रकार से, किन स्थितियों में उल्फा संगठन की स्थापना हुई, किस प्रकार से एक हिंसा का दौर चला और शांति स्थापना की किस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया के तहत असम में एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे संपूर्ण रूप से। और आज हमारा टॉपिक होगा उल्फा शांति समझौता, 44 साल लंबा विद्रोह और शांति। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण असम में बड़े स्तर पर प्रवासियों का आगमन हुआ, जिससे असम की जो स्थानीय जनसंख्या थी उसमें एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। और 20वीं शताब्दी में हमें उल्फा का गठन देखने को मिलता है। इनसे जो परिस्थितियां उभरी, 4 दशकों की हिंसा का किस तरह से दौर चला, कितने लोगों की जानें गई अशांति के इस दौर में। फिर हम ये देखेंगे कि शांति की ओर कदम किस तरह से बढ़ाए गए, वे कौन सी प्रक्रियाएं थी, और क्या 29 दिसंबर 2023 को जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जो एक त्रिपक्षीय समझौता है असम सरकार, भारत सरकार और उल्फा के बीच, क्या इससे शांति स्थापित होगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जुड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि असमिया शांति और उल्फा का गठन। असमिया पहचान का विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि असम की एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति के कारण असम के लोगों में अपनी एक खास पहचान का एहसास है। उनकी अपनी एक अनूठी पहचान है, उनकी खास भाषा और संस्कृति के कारण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब ब्रिटिश शासन देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि का वाणिज्यीकरण करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय पर असम में बड़े स्तर पर प्लांटेशन खेती को बढ़ावा मिला, जिसके अंतर्गत चाय की खेती हुई। साथ ही असम में बड़े स्तर पर कोयला और तेल का भी उत्पादन होता है। तो चाय, कोयला और तेल अर्थव्यवस्था के कारण असम में बड़े स्तर पर प्रवासियों का आगमन हुआ। असम प्रवासियों का एक महत्वपूर्ण आकर्षण क्षेत्र बना। साथ ही देश की आजादी के बाद 1947 के बाद देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज का बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां से बड़े स्तर पर असम में प्रवासियों का आगमन हुआ, शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिससे असम के संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण दबाव बढ़ा। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती चली गई और साथ ही असम के कुछ लोगों ने इसे अपनी संस्कृति के लिए भी एक महत्वपूर्ण रूप से खतरे के रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण असम में एक जन आंदोलन की भी शुरुआत हुई और ये जन आंदोलन लगभग 5-6 वर्षों तक चला। इस समस्या के समाधान के लिए, यानी विदेशियों की समस्या का समाधान करने के लिए असम में राजीव गांधी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण समझौता, जिसको हम असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, असम सहमति के नाम से जानते हैं, 1985 में किया। लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी समुदायों में समान रूप से एक संतुष्टि की स्थिति पैदा नहीं कर पाया और इसके कारण 7 अप्रैल 1979 को कुछ असंतुष्ट लोगों ने उल्फा का गठन किया, जिसमें शामिल थे भीमाकांता बोराहेन, अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरुआ जैसे लोग शामिल थे। और इसके बाद उल्फा के गठन के बाद उल्फा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके बाद असम में एक हिंसा का दौर चला, अशांति का दौर चला। क्यों चला? क्योंकि उल्फा सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक संप्रभु असमिया राष्ट्र की डिमांड कर रहा था, उसकी मांग कर रहा था। इसके कारण लगभग, अगर हम इस समय से 1980 के दशक से लेकर के और आज तक का हिसाब रखें, तो लगभग 10,000 लोगों की जान इस संघर्ष में गई है। यानी बड़े स्तर पर संपत्ति की हानि हुई है, बड़े स्तर पर जीवन हानि हुई है। इस संघर्ष को दबाने के लिए समय समय पर भारतीय राज्य द्वारा, इंडियन स्टेट द्वारा भी
कदम उठाए गए हैं और इन कदमों में भी विभिन्न तरह के कदम शामिल हैं। जैसे 1990 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बजरंग। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 1221 विद्रोहियों को, उल्फा के विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। असम के कई हिस्सों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रपति शासन का भी अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का भी इस्तेमाल असम के क्षेत्रों में किया गया ताकि वहां की हिंसा पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके और एक सामान्य शांति स्थापित की जा सके। इसके साथ ही इन सब प्रक्रियाओं के बीच ही असम के कुछ गुट ऐसे थे, उल्फा के कुछ गुट ऐसे थे जो सरकार से शांति स्थापना के लिए वार्ता भी करना चाहते थे और 1992 में इसी तरह से उल्फा के एक गुट ने सरकार के सामने सरेंडर भी कर दिया, जिसे बाद में हम सरेंडर उल्फा के नाम से जानते हैं, जिसको सामान्य तौर से अब सुल्फा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उल्फा को इसके बावजूद भी, इस तरह के बड़े सरेंडर, आत्मसमर्पण के बाद भी उल्फा का अस्तित्व बचा रहा और इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि उल्फा को देश के बाहर से भी मदद मिलती रही और इस मदद में सबसे महत्वपूर्ण जो मदद है ये म्यांमार में स्थापित इसके शिविर थे। म्यांमार, और इस म्यांमार से पहले, जैसे म्यांमार में ऐसा बताया जाता है कि इसके शिविर आज भी स्थापित हैं और पहले इसके शिविर बांग्लादेश और भूटान में भी हुआ करते थे। ये जो शिविर थे ये जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्सों में हुआ करते थे और किसी भी तरह के हमले के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम किया करते थे। साथ ही अगर नए रंगरूटों की भर्ती करनी होती थी तो उसके अंतर्गत भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। साथ ही उल्फा को अलग अलग संगठनों से न केवल ये माना जाता है कि न केवल नॉर्थ ईस्ट के संगठनों से इसके महत्वपूर्ण संबंध थे, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से भी इसके संबंध रहे हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इसके एक महत्वपूर्ण कमांडर परेश बरुआ अलकायदा के ओसामा बिन लादेन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी प्रकार से अलग अलग संगठनों से इसकी हिस्सेदारी थी, उसके साथ इसकी किसी न किसी तरह की बातचीत थी। माना यह भी जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा भी इसके कैडरों को प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो भारत में बड़े स्तर पर एक हिंसा की स्थिति पैदा कर सके। तो इस तरह से बाहर से समर्थन के कारण उल्फा लगातार अस्तित्व में बना रहा, लेकिन शांति की ओर भी इस बीच कदम बढ़ाए गए। जैसे एक महत्वपूर्ण कदम 2005 का था जब उल्फा ने एक 11 सदस्यीय पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप का निर्माण किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और बौद्धिक नेत्री इंदिरा R गोस्वामी भी शामिल थी। हिंसा के दौर में वापस जाने से पहले और इसने 3 दौर की वार्ताएं भारत सरकार से की, लेकिन ये वार्ता की दौर जो है वो विफल रही और इसके बाद फिर से एक हिंसा का दौर चला। लेकिन 2008 के बाद उल्फा के ही एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर अरविंद राजखोवा ने शांति वार्ता के लिए प्रयास किए, जिससे उल्फा का दूसरा गुट इनसे नाराज हुआ और उसने 2012 में राजखोवा संगठन को निष्कासित कर दिया और ये गुट था परेश बरुआ की नेतृत्व वाला गुट। इसी प्रकार से राजखोवा नेतृत्व वाले गुट ने भी परेश बरुआ को उल्फा से बाहर कर दिया। इसके बाद परेश बरुआ ने एक नए स्वतंत्र संगठन की स्थापना की कोशिश की और उस संगठन का नाम रखा उल्फा इंडिपेंडेंट। वार्ता के समर्थक गुट ने, यानी अरविंद राजखोवा के वार्ता के समर्थन गुट ने 2012 में केंद्र सरकार को एक 12 सूत्रीय मांग का चार्टर भेजा ताकि वो भारत सरकार के साथ शांति की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा सके और इसका उत्तर भारत सरकार ने वर्ष 2023 के प्रारंभ में दिया, जिसके बाद अप्रैल 2023 में भारत सरकार के साथ इस गुट की वार्ता शुरू हुई और 29 दिसंबर 2023 को अब ये वह त्रिपक्षीय समझौता हुआ है असम सरकार, भारत सरकार और उल्फा के बीच। क्या इससे शांति स्थापित हो पाएगी? इसमें अलग अलग पक्षों का अलग अलग मानना है। जैसे उल्फा विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की शर्तों के प्रति भारत सरकार कितना ज्यादा प्रतिबद्ध रहती है, किस तरह से उसको लागू करती है, इसके ऊपर इस संगठन, इस शांति की जो समझौता हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है, उसकी सफलता निर्भर करेगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि वार्ता विरोधी गुट से भी वो जुड़ने के इच्छुक हैं ताकि
वार्ता को संपूर्ण रूप से, समझौते को संपूर्ण रूप से सफल बनाया जा सके। परवेश बरवा ने, जो एक उल्फा के इंडिपेंडेंट ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि असम संप्रभुता की मांग पर वो अभी भी कायम है और भारत सरकार का कहना है कि असम में शांति के एक नए युग की शुरुआत इस समझौता ज्ञापन से होगी। दरअसल उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में एक व्यापक शांति स्थापना का प्रयास लगातार सरकार कर रही है और इसके अंतर्गत नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ भारत सरकार ने 2019 में एक समझौता किया। उसी प्रकार से ब्रू एवं बोडो समझौता 2020 में किया गया, 2020 में किया। कार्बी समझौता किया गया, कार्बी समझौता 2021 में। इसी तरह से 2022 में आदिवासी समझौता किया गया, 2022 में। इसी तरह से असम मेघालय सीमा समझौता, असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता किया गया और इस प्रकार से पिछले 5 सालों में 9 शांति और सीमा समझौतों के माध्यम से व्यापक तौर पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रयास हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि एक आंकड़े के अनुसार लगभग 8000 कैडर्स ने इस प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया है और 85% क्षेत्रों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सा हटाया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक व्यापक शांति स्थापना की दिशा में ये समझौता ज्ञापन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिस प्रक्रिया के तहत नॉर्थ ईस्ट में व्यापक शांति स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? असम अकॉर्ड सहमति 1985 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।